इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी लेंगे कि जो हम लोग के गली से, घर से या नदी से जो बिजली की तार गुजरती है, चाहे वो केबल की हो या ओवरहेड नैक्ड वायर हो जो कवर नहीं है, तो उसका मकान से कितनी दूरी पे होना चाहिए, ज़मीन से कितनी दूरी पे होना चाहिए, इसके संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो 1956 में लागू किया गया था। इसमें कुछ रूल्स दिया गया है। इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में टोटल 146 नियम दिया हुआ है। इसमें से कुछ जो है, जैसे रूल नंबर 77, रूल नंबर 79, रूल नंबर 80, रूल नंबर 81, रूल नंबर 85, रूल नंबर 87, इसमें जो है क्लियरेंस के बारे में बताया गया है कि वो मकान से कितनी दूरी पर होना चाहिए। अगर रोड क्रॉसिंग किया है तो वहाँ पे कितना ऊंचाई पे तार लगा होना चाहिए, या कोई रेलवे से गुजरा हुआ है वहाँ पे कितना होना चाहिए, नदी से गुजरा हुआ है उसका कितना होना चाहिए। और समय समय पे इस 1956 में बहुत सारे संशोधन भी किया गया है। इस संबंध में हम जो है लास्ट में एक समराइज्ड बता देंगे इसमें कि कितना क्लियरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में कुछ टर्म यूज किया जाता है, जैसे लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। हाँ, तो इसमें जो ये टर्म यूज होता है तो इसमें हमको क्या समझना है, क्या माना गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि अगर लो वोल्टेज टर्म कहीं यूज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो 0 से 250 वोल्ट के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर मीडियम वोल्टेज की बात करें तो उसमें हम 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की बात हम कर रहे होंगे। हाई वोल्टेज है उसी तरह, तो ये जो है 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट, इसको हम लिख सकते हैं 33 kV, किलो वोल्ट लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात हो रही है हाई वोल्टेज में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है जिसको हम EHV भी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसका बात हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 33 kV से 132 kV का बात हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज अगर बात हो रहा है, जिसको शॉर्टकट में UHV भी बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि 132 kV से ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो रूल है उसको देखते हैं। रूल नंबर 77, इसमें जो है बताया गया है कि अगर किसी रोड या स्ट्रीट के एक क्रॉस या उसके पैरेलल या कहीं भी ज़मीन के खेत से अगर तार जा रहा है तो उस केस में क्या क्लियरेंस होना चाहिए। तो इस टेबल को देखिए जो बना हुआ है, इसमें देखिए कि ये जो बना हुआ है ओवरहेड लाइन है और ये जो है स्ट्रीट के एक क्रॉस में है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट ये रोड गया हुआ है तो तार ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे तार क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में जो है क्लियरेंस क्या होना चाहिए। तो लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज अगर है तो ये कहाँ तक होता है, 0 से 650 वोल्ट तक, तो इसका क्लियरेंस 5.8 मीटर होना चाहिए। कहने का मतलब कि गली का जो ज़मीन है उससे इस तार का हाइट जो है वो 5.8 मीटर होना चाहिए। उसी तरह अगर हाई वोल्टेज है, मतलब 33 kV तक है, तो उसका 6.1 मीटर उस तार का ऊंचाई होना चाहिए। तो तार का ऊंचाई हम लेंगे कहाँ से, तो तार जो है इस तरह से मान लीजिए है कि एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल यहाँ खड़ा है और ये हमारा रोड का लेवल है। तो तार इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। तो जो सबसे नज़दीकी पॉइंट जो है वहाँ से ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये 5.8 मीटर होना चाहिए। हाई वोल्टेज है तो उस केस में 6.1 मीटर होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो क्या होगा कि 6.1 प्लस y में गुना कर देंगे 0.3 से। y क्या है, ये बताता है कि
जैसे कि ये 33 के भी है, तो अगर 66 के भी के लिए लिखा रहे हैं तो कितना निकला, 33 के भी हम बढ़ गए, 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह और 33 के भी उसमें जोड़ लीजिए तो 3 गुना बढ़ गया, तो y का वैल्यू 3 होगा। उसी तरह जितना वोल्टेज है हमारा, तो जितना गुना 33 के भी जितना गुना बढ़ा वो हमारा y का वैल्यू होगा, उसमें 0.3 से गुना कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगा उतना उसका ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलली खींचा जा रहा है, ओवरहेड लाइन जो है एलोंग स्ट्रीट है, रास्ता है, कहने का मतलब कि जैसे ये मेरा अगर रास्ता है तो हमारा तार भी जो है ऐसे ही क्रॉस कर रहा है, इधर इधर क्रॉस कर रहा है, माने पैरेलल चल रहा है, रोड को कट नहीं कर रहा है, रोड के साइड चल रहा है। तो उस केस में जो ये मिनिमम जो कंडक्टर, जो सबसे लोएस्ट कंडक्टर है, वहाँ से जो ज़मीन का जो ऊंचाई है, ज़मीन और उस सबसे नज़दीकी कंडक्टर का, वो 5.5 मीटर होना चाहिए। उसी तरह अगर हाई वोल्टेज है तो उसमें 5.8 मीटर होगा, और इसके ऊपर निकालना है तो 5.8 में हम y का वैल्यू निकालेंगे, कितना 33,000 गुना कितना बढ़ा, उसमें हम 0.3 से मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर कहीं भी लगा हुआ है, ठीक है, अगर अनकवर्ड वायर है, कवर किया हुआ नहीं है, कहने का मतलब केबल नहीं है, तो अगर खेत से गुजर रहा है या कहीं से गुजर रहा है, उस केस में अगर 650 वोल्ट तक है, लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज है, तो 4.6 मीटर हाइट होना चाहिए। अगर मतलब अगर हाई वोल्टेज है 33,000 के भी तक है तो 5.2 मीटर होगा। उसी तरह इसके ऊपर निकालना है तो जितना 33 एडिशनल होगा उसमें मल्टीप्लाई करके उसी फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अगर केबल है, ठीक है, तो उस केस में 4 मीटर हाइट होना चाहिए, उसी तरह 5.2 मीटर होना चाहिए, और ये 5.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर के लिए हाई वोल्टेज EHV या UHV के लिए जो है नेक्ड वायर की तरह ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि y का मतलब क्या हुआ, y जो है एडिशनल जितना 33 टाइम्स जितना होगा वो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। अब हम अगला नियम पे देखते हैं, रूल नंबर 79। इसमें बिल्डिंग से क्या क्लियरेंस होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो जो रूल नंबर 79 में जो वोल्टेज का लेवल लिया गया है वो बताया गया है लो वोल्टेज के लिए, मीडियम वोल्टेज के लिए, और सर्विस तार जो खींचा जाता है उसके लिए बताया गया है कि क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्टिकल क्लियरेंस जो है वो 2.5 मीटर होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए, और हॉरिजेंटल क्लियरेंस जो है वो 1.2 मीटर होना चाहिए। तो ये वर्टिकल क्लियरेंस और हॉरिजेंटल क्लियरेंस क्या हुआ, इसको समझने के लिए एक फिगर हम बनाते हैं। उससे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और इसके ऊपर से जैसे एक पोल लगा हुआ है यहाँ, इस तरह से एक पोल लगा हुआ है यहाँ, और इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, कहने का मतलब इस तरह से समझिए, इसको मत समझिए, यहाँ से इसको लंबा करिए, ऐसे इसके ऊपर से है। तो जो इसका सबसे ऊंचा वाला पोर्शन है घर का, और इस तार के बीच का जो ऊंचाई है, ये कहलाता है इसका वर्टिकल हाइट। मतलब घर के, मान लीजिए ये घर हुआ, घर का छत हुआ, ये बोर्ड मान लीजिए घर का छत है, तो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो है कितना क्लियरेंस होना चाहिए, जो तार का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उससे इसका क्लियरेंस जो है 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल क्लियरेंस का मतलब यही हुआ कि छत है, छत के ऊपर जो तार गुजरा हुआ है वो छत के हाईएस्ट पॉइंट से उस तार का जो क्लियरेंस है वो 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और हॉरिजेंटल क्लियरेंस 1.2 मीटर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ, समझाते हैं आपको, इसका मतलब हुआ कि तार हमारा घर के बगल से, जैसे कि ये हमारा ये बिल्डिंग का पोर्शन है, ठीक है, तार हमारा इधर बगल से क्रॉस कर रहा है, घर के
बगल से तार क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लियरेंस हुआ, इस घर का जो सबसे निकला हुआ पोर्शन होगा, जैसे छज्जा निकला होगा या जो भी सबसे नज़दीकी तार का होगा, जैसे छज्जा मान लीजिए निकला हुआ, तो इस छज्जा और इस तार के बीच का बगल से जो गुजरा हुआ है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.2 मीटर होना चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिकेशन हम देख रहे थे कि 2.5 मीटर और 1.2 मीटर, ये क्लियरेंस सिर्फ लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड सर्विस वायर के लिए बताया गया है। और इसका अगला जो रूल देखेंगे उसमें हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 80 जो है बिल्डिंग से क्लियरेंस बताता है, वो किसके लिए? हाई वोल्टेज के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बताता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं HV, EHV, UHV के लिए ये रूल नंबर 80 बताता है। तो इसमें जो है वर्टिकल क्लियरेंस जो है 3.7 मीटर होता है, कहने का मतलब कि बिल्डिंग के छत से एबव, ठीक है। और हॉरिजेंटल क्लियरेंस जो होता है वो 2 मीटर होता है, कहने का मतलब बगल से जो गुजरा इसका जो है 2 मीटर होता है, और ये जो है 3.7 मीटर ऊपर से जो तार गुजर रहा है उसके लिए होता है। ये होता है अप टू 33 kV तक, ठीक है। लेकिन अगर 33 kV के ऊपर हो तब क्लियरेंस कैसे निकालेंगे? तो उस केस में अगर वर्टिकल क्लियरेंस निकालना है हमको, तो ये जो 3.7 है इसमें 0.3, अगर 33,000 और एक्स्ट्रा हुआ तो 0.3, 33 kV और आ गया इसमें ऐड हो गया तो 0.6, उसी तरह 33 kV और हो गया। जैसे कहने का मतलब कि अगर हमको 66 kV का अगर निकालना है तो उसमें कितना बढ़ा? 1 टाइम्स बढ़ गया। जैसे 33 kV तक कितना था? 3.7, तो उसमें 33 kV और बढ़ गया तो 3.7 में 0.3 कर लेंगे, 4 मीटर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह और 33 kV इसमें बढ़ गया तो 99 kV हो गया मान लीजिए, तो ये क्या होगा? ये 2 टाइम्स 0.6 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये नियम है। उसी तरह हॉरिजेंटल क्लियरेंस निकालना है तो 2 मीटर में 0.3 और एवरी एडिशनल 33 kV के लिए जोड़ते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 81 ये बताता है कि अगर सेम सपोर्ट है, जैसे एक ही पोल पे 2 अलग अलग वोल्टेज जा रहा है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बताता है। जैसे फिगर से समझिए कि एक पोल है, इस तरह से एक पोल खड़ा है, इस पे ऊपर में एक जैसे इस तरह से लगा दिया गया है, यहाँ से एक जो कंडक्टर जा रहा है वो मान लीजिए 33 kV का जा रहा है, और नीचे जो है और हम ब्रैकेट लगा करके और इसी पोल पे और जा रहा है जो 11 kV जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों, ये जैसे कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो इसका एक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। इसका प्रभाव इसमें जो वोल्टेज है उसका प्रभाव हवा में भी कुछ दूर तक फैलता है। तो ये डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज एक दूसरे से, जैसे इस 11 kV गया तो इसका भी अपना फील्ड है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो हम इसमें 11 kV सप्लाई कर रहे हैं, इसका प्रभाव अगर इस पर आ गया तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। या इस पर जो कोई लाइनमैन अगर चढ़ता है काम करने के लिए तो इसके वोल्टेज के प्रभाव में आ सकता है। तो इसमें जो है पूरी मेजरमेंट के साथ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लेकर के ही जो है इसको खींचने का प्रावधान इसमें रूल नंबर 81 में बताया गया है कि क्या डिस्टेंस हमको रखना है, ठीक है। रूल नंबर 85 जो है वो बताता है कि मैक्सिमम सैग। अब हम आपको 2 टर्म बताएंगे कि सैग और स्पैन क्या होता है। सैग एंड स्पैन, सैग एंड स्पैन किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक पोल खड़ा है यहाँ, ठीक है, एक पोल खड़ा है यहाँ, ठीक है, इसमें इस तरह से तार हमारा क्रॉस करता है, ठीक है। तो इस पोल और इस पोल के बीच का दूरी जो होता है इसको बोलते हैं स्पैन, समझ गए। और सैग किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, पूरा टाइट हम तार को कर देते तो स्ट्रेट होता, लेकिन एक्चुअली तो स्ट्रेट होता नहीं है। वो क्या होता है? तार जो है नीचे की ओर
झुक जाता है। तो ये जो झुकाव है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैग। ठीक है, तो इसमें बताया गया है रूल नंबर 85 में कि अगर मेटल सपोर्ट है, लोहा का पोल है, रेल पोल है, ट्यूबुलर पोल है, ये सब है, तो इसमें जो ये सैग है मैक्सिमम 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे जितना कम रहे उतना अच्छा है। अगर पीएससी पोल है तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे जितना है कम से कम रखना है। अगर लकड़ी का सपोर्ट है तो 3 मीटर। ये इस नियम में बताया गया है। अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 87। इसमें जो है लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो या एक दूसरे के अगल बगल खींचा गया हो, तो जो उसके बीच का जो तार है, कंडक्टर है, उसके बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ये टेबल के द्वारा उसमें बताया गया है। जैसे अगर लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज का वायर है और अगर 11 kV टू 66 kV एक लाइन के नज़दीक में है या क्रॉस कर रहा है, तो वो दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो 2.44 मीटर का होना चाहिए। उसी तरह लो मीडियम अगर 110 132 kV के साथ है तो 3.05 होना चाहिए। 220 kV है तो 4.58 होना चाहिए दोनों के बीच का क्लियरेंस। अगर 400 kV है तो 5.49 उसके बीच का क्लियरेंस होना चाहिए। इस तरह से है। अगर 11 kV है और 11 kV दो लाइन है आपस में, 11 kV टू 66 kV, 11 kV टू 66 kV के बीच में, तो उसका भी बीच का डिस्टेंस 2.44 होना चाहिए। अगर 11 टू 66 kV जो है 110 132 के बीच में है तो इतना इतना। तो ये टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्लियरेंस होना चाहिए। अब कुछ इससे जो इसमें संशोधन हुआ या इससे रिलेटेड जो भी है उसका हम अभी आपको डाटा दे रहे हैं। फेज टू फेज क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं, वो भी एलटी लाइन के बारे में। तो हमारे पास दो तरह का जो एलटी लाइन खींचा होता है, एक वर्टिकल खींचा होता है, इसे ये फिगर में देखिए, जैसे वर्टिकल का हम बता देते हैं वही फिगर दिखाया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल जो दिखाया हुआ है। कहने का मतलब कि ये पोल है अगर, ठीक है, इस तरह से पोल है, तो क्या करते हैं कि इसमें यहाँ इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, और इस तरह से वर्टिकली खींच देते हैं। कहने का मतलब कि इस तरह से खड़ा होता है ये। और जो पैरेलल होता है उसमें ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट के ऊपर हम पैरेलली खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल जो है, कहने का मतलब कि एक आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ये न्यूट्रल है मान लीजिए। तो आर वाई के बीच जो दूरी है या वाई बी के बीच जो दूरी है या बी का न्यूट्रल से जो दूरी है, ये कम से कम 19 mm होना चाहिए। लेकिन हवा चलते रहता है या हमारे पास काफ़ी स्पेस रहता है, तो इसको हम जनरली जो है 200 300, हाँ 200 से 300 तक, 300 सवा 300 जितना हम इसमें डिस्टेंस रख सकते हैं अपना ग्राउंड क्लियरेंस को ध्यान में रखते हुए, उतना तक हम इसको रखते हैं। लेकिन कम से कम 19 mm होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी उसी तरह पैरेलल लाइन है तो उसमें भी जो हम क्लियरेंस रखते हैं बीच का, जनरली हम यूज करते हैं 200 से 300 के बीच में, 200 से 300 mm, लेकिन कम से कम वो भी जो है 19 mm होना ही चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है। अगर हम 11 kV को देखें तो 11 kV में जैसे इस तरह से हमारा एक पोल है, 11 kV के लिए देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये पोल है, इसमें हमारा भी ब्रैकेट इस तरह से लगा रहता है, यहाँ लगा करके इस तरह से लाइन खींचा जाता है। ठीक है, तो तार हमारा किस तरह से हुआ, एक ऐसे हुआ, एक थोड़ा इसके नीचे हुआ, मैंने इस तरह से लाइन उसका होता है। ठीक है, तो ये फेज टू फेज जो क्लियरेंस होगा, ये फेज टू फेज का जो क्लियरेंस है, दोनों के बीच का जो दूरी है, वो मिनिमम जो है वो 127 mm होना चाहिए। ठीक है, और ये ऊपर से भी, कहने का मतलब कि एक ऊपर हुआ और एक अगल बगल हुआ, तो इसके बीच का कितना हुआ 127 mm मिनिमम, और इसका जो ये वाला तार है इससे भी जो दूरी हुआ ये भी 127 mm मिनिमम होना चाहिए। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, इसके बीच में पोल भी होता है, तो इसके फेज का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसके और इसके बीच में हम 127 mm हमको मिनिमम
रखना है। तो इस केस में अगर देखें तो किस तरह से होगा, मिनिमम जो है 127 mm तो बोले ही, अगर यही 33 kV का हो, अगर 33 kV का हो, अरे यहाँ देखिए, अगर यही लाइन 33 kV का अगर हो तो इसके लिए ये 127 mm जो मिनिमम था वो 355 mm हो जाता है। कहने का मतलब कि सब लाइन के बीच में जो दूरी है उसका वो 355 mm कम से कम रहना चाहिए। तो जनरली जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली वो 650 से लेकर के, यानी कि 500 से लेकर के 1000 तक यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आप कभी अगर मौका मिले तो माप के आप देख भी सकते हैं। तो ये फेज क्लियरेंस का स्टैंडर्ड है 33 kV लाइन और 11 kV लाइन का, LT लाइन का।